मुझे यहाँ पे देखने वाले और सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और आज रचना से रूबरूबे हमारे सामने हैं बहुत ही जाने माने अभिनेता, जिनको आप टीवी में भी देखते हैं, जिनको आप ओटीटी पे भी देखते हैं, जिनको आपने बहुत सी फिल्मों में देखा है। शिशिर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम और नमस्ते। शिशिर जी, जी बचपन एक बहुत ही मासूम और एक बहुत ही प्यारी जिंदगी का एक बहुत अच्छा पड़ाव होता है। तो जी क्या आप कुछ बताना चाहेंगे आपके अपने बचपन के बारे में? मेरी पैदाइश मुंबई में हुई थी। जी। अ, मेरी स्कूलिंग किंडरगार्टन तक तो मैं बम्बई में ही था। उसके बाद 6 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया, और बोर्डिंग स्कूल था आंध्र प्रदेश में। बोर्डिंग स्कूल का नाम है ऋषि वैली स्कूल, जी। एंड आई स्टडीड देयर। मैं करीब 8.5 साल तक वहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मैं सीधा बम्बई आ गया। पता नहीं क्यों आया, लेकिन आ गया। और यहाँ स्कूलिंग मैंने खत्म की। बॉम्बे स्कॉटिश एक स्कूल है माहिम में, बहुत अच्छा प्रसिद्ध स्कूल है। तो जी। वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई खत्म की, और बिजनेस मैनेजमेंट लेने की कोशिश की थी, वो मैंने की। और नरसिम्हन कॉलेज, एक कॉलेज है विले पार्ला में यहाँ, जहाँ मैंने एडमिशन ली, और वो मैंने कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। जी। पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने 1955 में बिजनेस शुरू किया था। क्या बात। तो उनके साथ मेरा थोड़ा सा लगाव हो गया बिजनेस के माध्यम से। जी। और मैं बिजनेस करता रहा, इवनिंग कॉलेज करता रहा। वाह। और एक दौर ऐसा आया 1974 में, जब मैंने अपनी थिएट्रिकल जर्नी शुरू की। हम्म। मेरी एक छोटी बहन है जो 6 साल मेरे से छोटी है। वो बम्बई में रहती है। जी। वो और उसके पति राहुल जी। रस्तोगी, जो मीरठ से हैं। और उनका एक बेटा है जो हांगकांग में है, हांगकांग टेनिस एसोसिएशन को ट्रेन करता है। वो एक टेनिस वाह। प्लेयर है, और वेरी रह नाइस। चुका है। तो ये छोटा सा मेरा बचपन रहा। नहीं यस, नहीं, बट आई बहुत अच्छा एंजॉयड है। माय स्टे इन ऋषि वैली, जो मैं 8 साढ़े 8 साल में वहां रहा। जी। बहुत ही अच्छा स्कूल है। वेजिटेरियन स्कूल है, सिर्फ अंडे देते थे वहाँ। यूनिफॉर्म नहीं था। वो एक खासियत उस ओह। स्कूल की ये थी कि वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता था। ओह, मतलब अच्छा। परीक्षाएं नहीं होती थी, एग्जामिनेशंस जो हर साल यहाँ हर एक स्कूल में, जो बम्बई में या दिल्ली में या जहाँ भी है, वो जी। एग्जामिनेशंस होते हैं हर साल के बाद। वो वहाँ नहीं थे। वो एक मॉक एग्जाम होता था वहाँ 9th स्टैंडर्ड में, टू प्रिपेयर यू फॉर द 10th। जी। तो वो एक अच्छा स्कूल था। एक करीब करीब 250 स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में। वाह। तो in each class we had just about 19 or 20 students, and there was only one division. जैसे यहाँ स्कूलों में होता है कि 5-6 डिवीजन हो जाते हैं, जी 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 40 जी। जी बच्चे जी जी। एक डिवीजन में, तो एक क्लास में। तो वो चीज नहीं थी वहाँ। जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ। पता नहीं मैं वापस क्यों आ गया, ये सवाल अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ लूंगी कि इतना आपने पढ़ाई की, एमबीए किया और आपने बिजनेस में अपने पिताजी का साथ दिया, थिएटर कैसे, रुझान आपका ये थिएटर की तरफ कैसे हुआ? 1974 में जी हम रत्ना जी के घर पे, रत्ना पाठक शाह के जी जी घर पे जी 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 खाना खा रहे थे। मैं, जी रत्ना और हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं सुनील शानबाग। जी तो खाना खाते खाते अच्छा खासा खाना हो रहा था। खाते खाते जी। एक दरवाजा खुला, और उस दरवाजे से एक शख्स आए, दरवाजे पे अच्छा। खड़े रहे, और उन्होंने अच्छा। मुझे देखा और कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती। नहीं नहीं, तुम एक्टिंग करोगे। मैंने कहा मुझे नहीं आती है। जी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा।
ओके। तो उस पता नहीं क्या देखा उन्होंने, क्योंकि मैंने कभी स्कूल में एक्टिंग की नहीं। आई वॉज अ वेरी शाई बॉय, आई वॉज हाईली इंट्रोवर्टेड, आई नेवर स्पोक, आई नेवर मेड फ्रेंड्स वेरी इजीली। सो आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, एंड उन्होंने ये शब्द कहे कि मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। जी। और वहां से मेरी थिएट्रिकल जर्नी शुरू हुई। वो एक प्ले लिख रहे थे जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक। यस, जी 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 जी। उनका नाम था पंडित सत्यदेव दुबे। जी। वो शख्स जो मेरी जिंदगी में आए उनका और धन्यवाद। आखिर तक मेरी जिंदगी में उन्होंने, मतलब मैं जो भी हूँ या बहुत सारे एक्टर्स जो भी हैं, जैसे जी कि नसीरुद्दीन शाह, रत्ना जी पाठक शाह, नीना जी कुलकर्णी, आकाश खुराना, सुनील शानबाग, जी मैं बहुत सारे एक्टर्स हैं, अमोल पालेकर से लेके अमरीश पुरी तक, जी जी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने दुबे जी के साथ थिएटर किया, उनके अंडर ट्रेन किया। दुबे जी बहुत ही अच्छे टीचर थे, जी। लेकिन उनकी जो टीचिंग स्टाइल थी वो जी। बहुत ही अलग थी। ओह, अच्छा। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हुआ करते थे वो कमाल के हुआ करते थे रिजल्ट्स। तो खैर वो जर्नी वहां से शुरू हुई। हमने प्ले शुरू किया, प्ले की जी रिहर्सल्स शुरू हुई। बहुत कठिन था, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। स्टेज जी पे रहना, क्या करना, हाथों से क्या करना होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो जी एक बहुत ही कठिन दौर से हम लोग गुजरे। लेकिन एक बात वो थी उनमें कि अगर आप उनके साथ टिक गए जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जी। जो निकल गए उन्होंने ये अपने आप को कोसा कि यार मैं क्यों निकला यहाँ क्यों से। निकले। जी 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 जी। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही कमाल का दौर था जब उन्होंने ये प्ले शुरू किया। और ऐसे करते करते मैं 25 साल दुबे जी के साथ रहा। वाह। मतलब उसके बाद भी मैंने प्लेस किए उनके साथ। जी लेकिन एक 25 साल का जो एक दौर होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज ऑफ माय लाइफ। जी आई जी। कैन 1975 टू 2000 में उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह एक प्ले ऐसा था जहां सिर्फ थिएटर की बातें होती थी स्टेज पे। जी। दुबे जी खुद उसमें काम कर रहे थे, मैं था, इसका चोपड़ा थी, ट्विंकल खन्ना थी, बहुत सारे एक्टर्स थे जी उसमें। जी जी। तो थिएटर की बातें जब होती हैं तो ज्यादा दिलचस्प नहीं होती हैं। तो अच्छा। थिएटर की ऑडियंस के लिए थिएटर की बातें ठीक है, अच्छी लगती लेकिन जो हैं। आम ऑडियंस आती है जी प्ले देखने के लिए, जी उनको कुछ मस्ती चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, कुछ ऐसे डायलॉग्स चाहिए, वो इस प्ले में थे नहीं। जी तो लोग ये प्ले देखने आते थे क्योंकि एक तो दुबे जी थे, और दुबे जी के साथ इतना कुछ जिंदगी में जो भी उनकी लाइफ थी, बहुत सारा कुछ उनकी लाइफ में हो गया था। तो जी उन्होंने ये प्ले लिख दिया, और जो दुबे जी को जानते थे जी। वो उन्होंने बहुत ही इस प्ले को सराहा। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट वाज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मी। व्हेन um, दुबे जी ऑन स्टेज, I didn't know whether he was looking at me as an actor or whether he was looking at me as a director. So I had to be on my best on stage. And it जी was a very difficult play because it was very verbose. बहुत जी सारी बातें होती थी, जी। इतनी बातें होती थी कि हम खुद पक जाते थे कि भैया ये कब खत्म होंगी ये बातें। जी So yeah, that was a phase that I encountered in my life. And the best thing that happened to me was Pandit Satyadev Dubey. जी उनके साथ बहुत सारे एक्टर्स थे, नसीर साहब थे जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा मतलब रिलेशनशिप है। रत्ना जी। मेरी राखी सिस्टर हैं, ओह, सुनील नाइस। मेरे बहुत ही अजीज बचपन के दोस्त हैं, जी आकाश खुराना बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने जी मेरे साथ बहुत अच्छा समय बिताया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं और देन दे इन्फ्लुएंस यू टू सच एन एक्सटेंट,
and you don't realize the kind of influence they have on you. जी But later on you come to know कि हाँ यार ये लोग थे इसीलिए आप हैं. जी तो जी जी मेरी जिंदगी में ये आए और मेरी थिएट्रिकल जर्नी शुरू हुई वहां से. अभी तक थिएटर करता हूँ. रजित कपूर और शहनाज पटेल के साथ एक प्ले करता हूँ. जी राहुल डिकुना डायरेक्टर हैं उस प्ले के, जिसका नाम है द सिद्धूज ऑफ अपर जुहू. बहुत ही ओके हिलेरियस प्ले है, कमाल का प्ले है. मतलब हमने 2015 में ये प्ले शुरू किया था. अभी तक चल रहा है ये प्ले. और हम वाह लोग जब भी वक्त होता है, जब भी डेट्स मिलती हैं, हम शो कर लेते हैं. तो आगे से हमें 2-3 महीने का वो जो प्रोग्राम होता है वो मिल जाता है. और रजित हमको बता देता है कि ये फलाना फलाना डेट्स हैं ऐसे ऐसे थिएटर्स में, या जी बम्बई हो या बाहर हो. तो हमें वो डेट्स अपनी डायरी में नोट करके, वो डेट्स हम किसी को नहीं देते हैं फिर. ओह सो नाइस. तो जैसे आपने बोला कि उसके इतने सारे शोज चल रहे हैं, और वो जो आपका पहला प्ले था संभोग से संन्यास तक, वो भी मैंने पढ़ा था कहीं कि वो भी आप लोग ने बहुत बार 18-19 बार किया, या उतने साल? नहीं, हम वो प्ले मतलब 4 भाषाओं में हुए थे. एक ओह तो अच्छा. हुआ था मराठी में, फिर जी हिंदी में हुआ, फिर जी गुजराती में एक आध शो हुआ, और क्या फिर बात है. इंग्लिश में हुआ. मतलब मराठी में हम तो थे नहीं. जी मैंने हिंदी शोज किए, और एक जो गुजराती में शो था वो हमने किया. हालांकि हम गुजराती हैं नहीं, लेकिन जी वो डायलॉग्स हमें रटने पड़े. और ऐसे रटे कि मतलब रात को आप अगर हमें उठाएं और बोलें कि ये फलाना डायलॉग बोलो, तो हम बोल देते. उतना क्या बात हमने है. रट दिया. जी करना ही था, मतलब और कोई चारा नहीं था हमारे पास. क्योंकि 2 ही ऐसे गुजराती हमारे थिएटर में थे. एक तो उत्कर्ष मजूमदार थे और एक रत्ना पाठक जी थी जो गुजराती थी. तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था. लेकिन हमने हिंदी शोज बहुत किए, काफी चला ये प्ले, हम करते रहे इसे. और एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा हो गया था हमारे लिए, क्योंकि नसीर साहब भी थे उस प्ले में. जी हमारे लिए मतलब इट वाज, वी वर फॉर्चुनेट एक्चुअली जी टू हैव Nasir Saab in the play, and to gain that kind of knowledge जी from a man who has come from doing films with Shyam Benegal जी was a big asset to all of us. And he is a fantastic actor. I mean, there's no question about it. या जी 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 ऑफ वो कोर्स. मेरे आइडल हैं, और मैंने उनका हर प्ले देखा. जो भी अच्छी फिल्में हैं वो देखी हैं. एंड आई हैव लव्ड वर्किंग विद हिम. हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी उनके साथ जिसका नाम है रोगन जोश. वो यूट्यूब पे है. अगर वो यूट्यूब पे है और आप लोग देखना चाहेंगे तो प्लीज देखिएगा. मैं उसकी कहानी नहीं बता सकता क्योंकि मजा चला जाएगा. जी जी बिल्कुल नहीं. अपने फॉलोअर्स को, अपने दर्शकों को ये बताइएगा कि रोगन जोश नामक एक शॉर्ट फिल्म है जो 17 मिनट की फिल्म है और यूट्यूब पे अवेलेबल है. जी तो ऐसे करके काफी शोज किए संभोग से संन्यास तक. और फिर एक दौर आया जब यंगस्टर्स ने इंग्लिश में परफॉर्म किया, और वो प्ले फिर धीरे धीरे इट डाइड डाउन एंड इट क्लोज्ड. जी जी. तो आप जैसे आपने बोला इतने सारे आपने प्लेस किए, तो एक कलाकार का होता है कि मंच के बाद, थिएटर के बाद वो सीरियल या फिल्मों में आता है, और आपकी जर्नी भी कुछ ऐसे ही थी. तो आपका पहला सीरियल स्वाभिमान था शायद. जी जी. तो थिएटर से आप स्वाभिमान, और फिर स्वाभिमान से फिल्म, ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. थिएटर के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि हम टेलीविजन करेंगे. क्योंकि मैं बिजनेस भी करता था, और फिर टेलीविजन हमने सुना था कि बहुत वक्त निकल जाता है टेलीविजन में. तो हमने कभी सोचा नहीं था. लेकिन एक दिन रिहर्सल के दौरान हमारे जो अजीज दोस्त हैं विनोद रंगनाथ, जो स्वाभिमान के लेखक भी थे शोभा डे के साथ, जी. उन्होंने कहा कि शिशिर एक रोल है, तुम जरा जाके मिल लो फिल्म सिटी में और देख लो अगर करना है. नेगेटिव है.
करोगे? जी। तो मैंने कहा भैया मैं एक्टर हूँ, मैं कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। जी। मैं जाके मिला उनसे और उन्होंने कहा कि ये 25 एपिसोड का रोल है और ये फलाना स्क्रिप्ट है, आप अगर कल आ सकते हैं तो आ जाइए। जी। उस जमाने में ऑडिशंस वगैरह जैसे आज ऑडिशंस होती हैं वैसे ऑडिशंस नहीं होती थी, अच्छा। लेकिन हमारे लिए क्योंकि दो नए एक्टर्स थे, मैं और मनोज बाजपेयी, उन्होंने भी स्वाभिमान के साथ ही शुरुआत की, आशुतोष राणा ने भी की, कुमुद मिश्रा ने भी की, हर्ष छाया ने भी की, रोहित रॉय ने भी की, अंजू महेंद्रू थी, किट्टू गिडवानी थी, दीपक पराशर थे, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे। तो मैं गया, उन्होंने कहा दूसरे दिन आ जाइए, तो मैं और मनोज पहुंच गए। हमने एक सीन किया, जो भट्ट साहब थे वहां, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया और कहा चलो ठीक है, आपको हम शाम को इत्तला कर देंगे या रात को इत्तला कर देंगे कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। ठीक, रात को फोन आ गया कि आप आ जाइए, कल से आपका शूट शुरू हो जाएगा। क्या बात तो है। ऐसे हमने स्वाभिमान में अपना जो भी हुनर दिखाना था दिखा दिया। जी। और नहीं। 25 एपिसोड से लेके मैंने कुछ 525 एपिसोड कर दिए। बताइए। और वो शो 1000 एपिसोड के पहले ही बंद हो गया। मतलब ऐसा कुछ डीडी में था कि 1000 से ज्यादा वो लोग नहीं करते कर नहीं। सकते। जी जी। तो मनोज ने भी कुछ 700-800 एपिसोड किए, आशुतोष राणा ने भी उतने एपिसोड्स किए। तो हम एक फैमिली जैसा माहौल बन गया था वहाँ जी जी। अभिमान के सेट पे। तो 525 एपिसोड करने के बाद अब एक और शो था जिसका नाम था इतिहास, जो एकता कपूर का शो था, जी। और वही डायरेक्टर थे जो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि शिशिर तुम्हें ये रोल करना है जिसका नाम है खंजर, और शो का नाम है इतिहास। पैसों के बारे में पूछना मत, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगा नहीं। अच्छा। जितने पैसे स्वाभिमान में मिलते थे उतने ही पैसे मिलेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आ जाऊंगा। कब आना है? उन्होंने कहा कल आ जाना और शूट शुरू हो जाएगा तुम्हारा। चला गया खंजर, इतिहास मैंने किया। इतिहास के बाद एकता कपूर ने मुझे एक शो दिया जिसका नाम था कन्यादान। जी। कन्यादान किरण खेर के साथ था, उसमें सुधांशु पांडे भी थे, हुसैन भी थे, जयती भाटिया भी थी, पूनम नरूला थी, विजेंद्र घाटी भी थे। तो ऐसे करके वो हमने शो किया। मैंने 52 एपिसोड किए उसके, क्योंकि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो खत्म करने के बाद फिर टेलीविजन, जैसे आपको पता है, लाइन लग जाती थी कि हाँ हमको ये शो करना है, आपको ये शो करना है। तो मैं करीब 3-4 शो एक साथ किया करता था। लेकिन that I think took away my family life. जी. That was probably the only regret I have doing television, because it does take away your family life. जी. The working hours are such कि आपको 12 घंटे तो काम करना ही है, और 12 घंटे के बजाय आप 14 घंटे काम कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा आप जाने में लग जाता है, 1 घंटा आपको आने में लग जाता है। तो आप अगर 9 बजे की शिफ्ट में जाएंगे तो 9 बजे 10 बजे आप घर पे आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पत्नी से थोड़ी गपशप करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर दूसरे दिन जल्दी जाना है। जी. तो ऐसे करके मैंने 23 साल टेलीविजन में बिता दिए। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है टेलीविजन के बारे में। रिग्रेट सिर्फ इतना है कि फैमिली लाइफ की दिक्कत। जी 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 जी. लेकिन टेलीविजन ने जो मुझे दिया है, फेम, ग्लिट्स, ग्लैमर, मनी, रिकॉग्निशन, ऑल दैट, डेफिनेट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आई एम नॉट इवन डिस्प्यूटिंग दैट। जितने भी आज अच्छे एक्टर्स हैं, मनोज को ले लो, आशुतोष को ले लो, सब टेलीविजन से पहले थिएटर किया उन्होंने, फिर टेलीविजन किया, फिर आगे की गाड़ी चलती रही। मनोज का सत्या मनोज की पहली फिल्म थी
कमाल की फिल्म थी। उसी जी फिल्म में मैंने एक छोटा सा रोल किया, जो मेरी जी पहली फिल्म जी जो 2002 में आई थी, राम गोपाल जी वर्मा की साथी। जी जी वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ फिल्मों का। खैर, जितनी फिल्में, जैसी फिल्में मुझे करनी थी वैसी करनी, वैसे मुझे मिली नहीं, पता नहीं क्यों। खैर, वो एक दौर था, वो चला गया, उसके बारे जी में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं। तो जी ऐसा एक दौर था टेलीविजन का, जहां मैंने बहुत सारे शोज किए। 23 साल में आप समझ सकती हैं कितने शोज हो सकते हैं। जी जी और जी अच्छे शोज किए, कुछ बंद हो गए, कुछ बहुत चले। एक कुमकुम जैसा एक शो था, जो स्टार प्लस पे आया करता था दोपहर को, जो 6 साढ़े 6 साल चला। उसमें से मैंने कुछ 4 साढ़े 4 साल काम किया। और फिर उसके बाद एक शो था, यहाँ मैं घर घर खेली, जी जो राजश्री फिल्म्स का एक शो था, जो जी पे आया करता था। जी वो भी हमने 3 साल कुछ शो किया, 3 या साढ़े 3 साल शो किया। वो भी बहुत अच्छा चला। उसमें आलोकनाथ जी थे, उसमें स्मिता जयकर थी, उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, जी 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 जो अभी बहुत अच्छे नामी एक्टर्स बन गए। उस समय तो बच्चे थे, लेकिन आज के जमाने में तो यू नो हाउ इट इज। जी जी It was a very good journey as far as I'm concerned. जी। तो यहाँ पे जब आपने बताया आप थिएटर से टीवी में आए और जब आपको प्रसिद्धि मिल गई, आप एक नाम बन गए और एक जाना पहचाना किरदार बन गए, आपकी लाइफ में परिवर्तन क्या आया जब आप बाहर निकलते होंगे? लोग आपको पहचानने लग गए, आपके इतने सीरियल, इतने फेमस सीरियल और इतने सालों चले, तो आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, मेरे परिवर्तन में कुछ बदलाव नहीं आया। मैं जी जैसा था वैसा ही हूँ, और अच्छा, वैसा ही रहूंगा। मुझे वेरी उससे कोई या खैर, रिकग्निशन और फेम तो सभी लोगों को अच्छा लगता है, ऐसी जी बात नहीं है। लेकिन मेरे लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं बाहर जाता था, अपने फैमिली के साथ जाता था, खाना खाता था बाहर, पानी पूरी अच्छा भी खाता था बीच पे, भेलपुरी भी खाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि शायद मैं उतना फेमस नहीं था। जो लोग मुझे, मतलब अभी तो खैर, अभी तो लोग आते हैं ऑटोग्राफ्स के लिए, या अभी खैर ऑटोग्राफ का जमाना तो चला गया, लेकिन सेल्फी के लिए बहुत सेल्फी लोग आते हैं। पहले नहीं आते थे, पहले टेलीविजन में उतना वो नहीं था, बिकॉज इतने एक्टर्स थे। खैर, तो मेरे लाइफ में, मेरी लाइफस्टाइल में, मेरी फैमिली की लाइफस्टाइल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। हम बाहर जाते थे, खाना खाते थे, छुट्टियों पे जाते थे, जब भी वक्त मिलता था। और खैर, प्रसिद्धि तो सब लोगों को अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है। ऑफ लेकिन कोर्स हाँ, डोजेज में अच्छी लगती थी प्रसिद्धि। और मजा आता था कि लोग आपको पहचान कर स्माइल करते थे या हेलो बोलते थे। या क्योंकि क्या है, हमारे इंडिया में टेलीविजन में कभी किसी का नाम नहीं आता था शो में, तो किसी को नाम से हम, खैर हम तो कैरेक्टर के नाम से जाना जाया करते थे, जी जी लेकिन जो एक्चुअल नेम है किसी को पता ही नहीं था। तो हाँ, कभी कभी जब स्वाभिमान किया करता था तो लोग मुझे केडी सक्सेना के नाम से जानते थे। जी तो हाँ, अभी भी लोग कहते हैं कि अरे आप केडी सक्सेना है, आपने तो उस समय स्वाभिमान में काम किया था। तो लोग अभी भी केडी सक्सेना के नाम से जानते हैं मुझे। क्या बहुत बात लोगों को है असली नाम पता नहीं है, अब पता चलने लगा है, क्योंकि फिल्मों में वो क्रेडिट में नाम नाम आ लिखते जाता है। तो हैं खैर, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम हमारी जिंदगी वैसे ही चलती रही जैसे पहले चलती थी, और अभी जी भी वैसे ही क्या बात है, ईश्वर करे ऐसी अच्छी तरह चलती रहे। मेरा चलती। जी मेरा सवाल दूसरा ये था कि जैसे आपने बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, सरकार, मेरी कॉम, तनु बनु, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। तो अक्सर देखती हूँ कि जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं, कभी चलती हैं और कभी नहीं चलती हैं। इसका ज्यादा नुकसान हीरो को होता है, पर अगर कहें तो, लेकिन एक चरित्र अभिनेता अपना 102% देता है हर फिल्म में, और
तो जब पिक्चर नहीं चलती है तो क्या चरित्र अभिनेता की कास्टिंग पे भी फर्क पड़ता है? देखिए, वो that is a very subjective question. जी It does not really depend on who is in the film. It all जी depends on how the story is and how the ओके story will, who is the director of the film. खैर हाँ, एक्टर्स के नाम पे फिल्म चलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स के ही नाम पे फिल्म चले। हाँ और अगर नहीं नहीं बिल्कुल चले जरूरी नहीं है। और अगर नहीं चले तो एक्टर्स को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। जी No one individual can either take the film to a great height or bring it down below ऑफ कोर्स ground level. ऑफ कोर्स It has to be it has to be a collective effort. It has always been a collective effort. Now you cannot say that Razi that I did is a film only because Alia Bhatt was in the film नो or Vicky was in the film. No, I think it was a collective effort, and I think Meghna Gulzar knew exactly what she wanted from the film. जी She did exactly the way she had thought about the film. If it had जी failed, it would have been a failure on everyone's ओके part. जी If it has done well, it has done well only because it is a मेल collective effort that people have put in. Everybody gives their 102%. Nobody is there to say, okay, since I'm doing this film, okay, fine, I like the script, but I'll give 80%. Nobody does that. Nobody wants to be on the chopping block, because ultimately your neck is on the chopping block. I mean, people, you have created a standard for yourself, which means you need to maintain that level of performance, whether it be me or whether it be anybody else. You need to maintain that standard of performance. So I think it is wrong on anybody's part to say that it is because of so and so. No, I don't think that is. नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कहने का कि लोग एक तमगा लगा देते हैं और फिर उनको फिल्में नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैं अभी किसी से बात कर रही थी तो उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, तो वो बोले कि मेरे पास, जब मैं ये फिल्म कर रहा था तो मेरे पास 5 फिल्में थी और जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मेरे पास आज एक भी फिल्म नहीं है। तो मैंने उस सेंस से पूछा था कि ये सब पे असर पड़ता है जब फिल्में चलती हैं या फ्लॉप होती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हमारे चरित्र अभिनेता होते हैं, जो जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फिल्म में, चरित्र अभिनेता ना हो तो हीरो शायद फिल्म को उतने अच्छे से कैरी नहीं, मेरा ये मानना है, नहीं ले जा सकता। तो क्या उनकी कास्टिंग पे भी फर्क पड़ता है? उस एस्पेक्ट से मैंने पूछा था। कभी कास्टिंग पे फर्क पड़ता है। अब अगर एक फिल्म हिट हो गई तो लोग कहेंगे कि चलो इनके साथ काम करते हैं, लेकिन अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो बुरा एक्टर है या कैरेक्टर एक्टर है या हीरो बुरा है या हीरोइन बुरी है। ऐसा मेरा तो नहीं मानना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में, लेकिन एक परसेप्शन है लोगों का जो फिल्में बनाते हैं। अगर शिशिर शर्मा अच्छे एक्टर नहीं है या उनकी जो भी फिल्म उन्होंने की है अच्छी नहीं गई, तो क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? Only because that one film has flopped, I don't think that is correct. We are character. हमको हमसे कहा गया है वही हम करते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ करते नहीं है। So the onus is on the director. Now if the director tells me to do something which the audience does not like, is not my problem. It is the director's perspective of the character that I am supposed to play. He has visualized the character in a particular manner. अगर वो कैरेक्टर उस हिसाब से नहीं चला तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बुरा हूँ। अगले फिल्म में कोई दूसरा कैरेक्टर आएगा, वो शायद मैं अच्छी तरह से कर पाऊं, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। एक फिल्म आपकी फ्लॉप क्या हो गई, आपको मतलब जो भी आपको एडवांस भी मिला हो 2-3 फिल्मों का, वो आपको वापस करना पड़ता है और फिर वो डिप्रेशन मोड में आ जाते हैं एक्टर्स
और आजकल पता है आपको कि कितना कितना कंपटीशन है, जी कितना डिप्रेशन होता है और कितनी सुसाइड्स हो चुकी हैं जी इसी माध्यम में। तो आई थिंक इट इज रॉन्ग ऑन एनीबडीज पार्ट जी टू ब्लेम समबडी कि आपने अच्छा काम नहीं किया इसलिए आपको अगली फिल्म में हम नहीं लेंगे। ये गलत बात है। जी बिल्कुल, उनको एक चांस तो और देना चाहिए। देना हाँ, चाहिए। मैं कहता हूँ 2 फिल्में अगर फ्लॉप हो गई या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया या ऑडियंस ने उनको पसंद नहीं किया, फिर वो अलग बात है। लेकिन वन सिंगल पर्सन कैन नॉट ब्रिंग द फिल्म डाउन, मेरे हिसाब से। एकदम सही बात है आपकी। जी अभी आपने राजी फिल्म का जिक्र किया, जी तो राजी का जो रोल था वो एकदम थोड़ा, मुझे ऐसे लगा जब मैंने पिक्चर देखी, थोड़ा चैलेंजिंग था। आपके रोल की बात कर रही हूँ, तो उस रोल को करने में आपने कितना, आपको एंजॉय हुआ और क्या आपने मेहनत की उसके लिए, क्या सोच थी? क्योंकि कभी कभी डायरेक्टर आपको बोलता है अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऐसे आपका कैरेक्टर है, आपको ऐसे करना है, लेकिन कभी कभी कलाकार भी उसमें अपना इनपुट डाल देता है। तो प्लीज उस रोल के बारे में जो आपकी सोच है वो बताइए प्लीज। जब मैंने मेघना जी के साथ पहली फिल्म की थी जिसका नाम था तलवार जी, जब मैंने वो फिल्म की तो मुझे ऐसा लगा कि मेघना जी एक बहुत ही मतलब कमाल की सॉर्टेड डायरेक्टर हैं। जी, she knows exactly what she wants. जी जी there is no wavering of any kind. जी, so मैंने इस तलवार के बाद उनसे कहा था कि मुझे आपके साथ दोबारा काम करना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि शिशिर सर, जब मेरे पास आपके लिए रोल होगा तो मैं आपको डेफिनेटली फोन करूंगी। ओके, मैंने वहां बात छोड़ दी। मैंने उसके बाद फिर उनको मैंने मैसेज नहीं किया। एक दिन दोपहर को मैं उठा तो मैंने फोन देखा तो मेघना गुलजार का मिस्ड कॉल था। वाह। मैंने मेरी बीवी से कहा कि भैया प्लीज कम हियर, प्लीज पिंच मी एंड टेल मी वेदर इट इज एक्चुअली हैपनिंग और एम आई ड्रीमिंग। तो मैंने मेघना को फोन किया। उन्होंने कहा देखा मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे लायक कोई रोल होगा तो वो मुझे जरूर फोन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके लायक एक रोल है, आप इनसे जाके मिलिए, क्योंकि मैं अभी रेकी पे हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन ये आपको पूरी फिल्म समझा देंगे और कहानी भी बता देंगे। जी। मैं चला गया। जाने के बाद मेरे को पूरी कहानी सुनाई दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो सिर्फ मेघना जी आपको सुनाएंगी। मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात। मेघना जी आई बम्बई, मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कैसी लगी आपको कहानी? मैंने कहा कमाल की कहानी है। आपको अपना कैरेक्टर कैसा लगा? मैंने कहा इससे बेहतर कैरेक्टर तो मतलब हो ही नहीं सकता किसी भी एक्टर के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं और मैं आपको स्क्रिप्ट देती हूँ, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, क्योंकि उर्दू के काफी शब्द थे उसमें। जी जी। और क्योंकि गुलजार साहब की बेटी हैं तो मतलब उर्दू तो अच्छा जी, पकड़ जी जी जी। perfect. But when she told me this, I started looking up the videos of Pakistani generals, how they talk, what they do, how they stand. और एक कमाल का कोइंसिडेंस ये हो गया कि मैंने जियाउल हक की पिक्चर देख ली। अच्छा। फोटो देख ली। मैंने कहा कैन आई स्टाइल माई सेल्फ लाइक दिस? तो मैं जिस दिन लुक टेस्ट था तो मेघना जी ने कहा कि आई वांट मिडिल पार्टिंग एंड आई वांट अ मुस्टैच लाइक दैट, एंड देन आई सेड या दिस इज द करेक्ट path that I am taking, maybe Ziaul Haq. So I styled myself on Ziaul Haq, maybe 19-20, maybe not, I don't know, but I बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एंड हमने फिर रिहर्सल्स रीडिंग शुरू की। मैंने और रजत ने, मैंने और विकी ने। फिर मेघना जी का हमेशा एक ऐसा रहता है कि फिल्म शुरू होने से पहले एक पूरी टेबल रीड होती है, सारे एक्टर्स आते हैं, वो भी आती हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, वो बैठते हैं, कहानी पूरी सुनते हैं एक्टर की मुंह जुबानी से।
तो हमने वो रीडिंग की और फिर मतलब क्योंकि उर्दू के शब्द थे तो काफी रिहर्सल्स हुई, काफी रीडिंग्स हुई और थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि हाँ ये कैरेक्टर है जो एक ना ही एक आर्मी ऑफिसर है लेकिन एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक पिता भी है, एक बाप भी है। तो उसको दोनों को अमालगमेट करना, दोनों को मिक्स करके एक मिश्रण के तौर पे परफॉर्म करना, जी ऑडियंस के सामने रखना, ये कैसे होगा। मैंने काफी रिहर्सल्स की, मेघना जी को जो मैंने किया पसंद आया और मैंने कहा कि मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा, मैं कोई तामझाम नहीं है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो इतनी नॉलेज तो है मेरे में जी जी क्योंकि दुबे जी के साथ मैंने काफी काम किया, तो जो भी उनकी नॉलेज उन्होंने इम्पार्ट जो की थी हमें, जी वो मैंने वो सारी नॉलेज लागू की और मैंने जी कहा चलो देखते हैं क्या होता है। जी करते करते मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया, लोगों को बहुत ही पसंद आया बहुत अच्छा और जी एक दौर ऐसा आया कि राजी के बाद बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो आप अभी पिछला जो आपका जी सवाल था, वही कह रहा हूँ कि लोगों ने ऐसा समझा कि अब शिशिर शर्मा एक्टिंग कर सकते हैं। Really? क्योंकि देखिए राजी के पहले भी मैंने बहुत सारा काम किया। जी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मैंने की आपने। सरकार राज की जी बच्चन साहब के साथ, जी मैंने मैरी कॉम की प्रियंका के साथ, जी मैंने दंगल की आमिर खान के आमिर साथ, जी जी तलवार की मैंने इरफान के साथ। जी तो ये सारी फिल्में राजी के पहले आई। जी राजी के बाद ऐसा क्या हुआ जो मेरी लाइफ बदल गई, इन द सेंस एन एक्टर्स जी लाइफ जी 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 लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगे इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर जी जी कि हाँ ये शिशिर शर्मा अब इस रोल को हैंडल कर सकते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आई बात। वो एक दौर था जो गुजर गया, अच्छा दौर था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि राजी के पहले मैंने काफी काम किया, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजी के बाद जो काम मिलने लगा मुझे, जी मैं ये सोचता रहा कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैं तो उतनी मेहनत कर रहा था। राजी ने ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए जो लोग मुझे मतलब एज एन एक्टर पहचानने लगे। जी जी तो वो डाउट करना हर एक एक्टर के दिमाग में होता है। जी जी लेकिन हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों ने सराहा, मेरे काम को सराहा, मेरे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत सारे एक्कोलेड्स मिले और करता रहा। मैं वही हूँ, वैसा ही काम करता हूँ और मैं करता रहूंगा। लेकिन राजी ने मेरी जिंदगी को कुछ ऐसा पलट जी वैसे आप सही बोल रहे हैं कि आपको ये लगा होगा इतनी मेहनत तो मैं हर फिल्म में करता हूँ और उतनी ही जी जान से एक्टिंग करता हूँ, उतना ही अपना 100% देता हूँ, क्या हुआ ऐसा। खैर मुझे ऐसा लगा कि शायद राजी में जो मेरी पर्सनालिटी थी या मेरा पर्सोना था, वो मेरे एक्चुअल पर्सोना से बहुत मिलता जुलता था। जी जी तो जी शायद की वजह से सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मेरा फेस ऐसा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कभी नेगेटिव रोल्स किए हैं कि नहीं किए। शुरुआत ही तो की मेरी थी। शुरुआत ही नेगेटिव रोल से हुई थी। जी तो अगर लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते तो फिर उनको समझाना खैर कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा अजीब लगता। नहीं बिल्कुल जी मैं समझती हूँ, और एक कलाकार के लिए हर रोल उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि राजी का रोल आपके लिए महत्वपूर्ण था। वैसे आपने जितने भी रोल निभाए वो सब आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और हमारे हृदय तक पहुंचते भी हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। जी बेन किंग्सली ने गांधी फिल्म की। जी जी
आज भी बेन किंग्सली सिर्फ गांधी के नाम से ही जाना जाता है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। जी। तो जैसे आपके पास बहुत से डिफरेंट तरह के रोल आते हैं, तो कोई ऐसा रोल था किसी भी फिल्म में या फिर ओटीटी में या टीवी में जिसे आपको लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करने गए तो लगा कि नहीं, ये उतना सरल नहीं था जितना आपने सोचा था? क्या कोई रोल ऐसा था आपकी लाइफ में? नहीं रचना जी, ऐसी बात नहीं है कि हर हर रोल कठिन होता है। हर रोल को आप अपने तौर से, अपने तौर तरीके से विजुअलाइज करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, उसका एक अलग सा पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन दैट डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज द डायरेक्टर हैज हिज ओन पर्सपेक्टिव, हिज जी। ओन विजुअलाइजेशन, हिज ओन, ही इज कंसेप्चुलाइज्ड द कैरेक्टर इन अ डिफरेंट मैनर। तो जी। कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान होगा अच्छा। और वहां जाके फिर कठिन हो जाता है। जी। शुरुआत से ही हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत कठिन है, कठिन है। हमको वो उसी तौर तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा उस रोल को, जी। तो फिर आगे चल के थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा। और करते करते फिर जैसे हम करते हैं, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि देन यू आर इन द मोल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। जी। बट जी, शुरुआत ठीक से अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये बहुत आसान है, तो आगे जाके कर लेंगे, नहीं, ऐसा अगर ऐसा कोई एक्टर सोचता है फिर तो वो बहुत गलत है। गलत है। जी। जी, ठीक है। तो मैं ये भी होता है अक्सर ऐसा फिल्म में, जो आपका जिस तरह का किरदार चल जाता है या लोगों को पसंद आता है, तो आपके पास फिर उसी तरह के टाइप काइंड ऑफ रोल्स आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई अच्छा नेगेटिव रोल किया तो लोग फिर नेगेटिव रोल लेके आने लगते हैं, या आपने कॉमेडी किया तो कॉमेडी आने लगती है। तो वो आप कैसे खुद को वो टाइप होने से या एक ही तरह के रोल करने से कैसे बचाते हैं? नहीं, बचाने से मतलब मैंने अपने आप को ऐसा कभी बचाया नहीं कि मैं टाइपकास्ट न हूं। लेकिन हैं कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ सोचते हैं कि नहीं, इनको ऐसा कुछ रोल देना चाहिए। अभी तक मैंने कॉमेडी की नहीं है, और जी। मैं आज ये इंटरव्यू में कह रहा हूं, अगर कोई सुन रहा हो लेटर ऑन, अगर कोई सुनेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक्टर हूं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं कॉमेडी नहीं कर सकता? सही बात है। आपने जब मैं आर्मी मैन प्ले कर रहा था, तो आपने सोचा था हाँ। कि मैं का जनरल प्ले कर सकूंगा? नहीं ना। उसी तरह मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, या कॉमेडी बिल्कुल। कोशिश कर सकता जी बिल्कुल। जी हूँ। इसलिए बिल्कुल। मैंने अपने आप को उस मोल्ड में नहीं रखा कि हाँ, अगर मैं डिसिप्लिनेरियन, यस, स्ट्रिक्ट फादर, यस, प्रिंसिपल, यस, आर्मी ऑफिसर, यस, लेकिन दैट इज नॉट बीइंग टाइपकास्ट. जी। That is only because of my persona. जी। I जी। think people take that persona to be my correct persona. जब उन्होंने मुझे नेगेटिव रोल में कास्ट किया था, तब उनको ये नहीं पता था कि शिशिर शर्मा नेगेटिव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी। उन्होंने कोशिश की, मैंने कोशिश की, सफल अच्छा। हुआ मैं, जी। और लोगों को पसंद आया जो भी मैंने किया। जी। उसी तरह अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग किरदार लेके आते हैं, और आई एम हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे अभी तक किसी टाइप कास्ट नहीं किया। हाँ, आर्मी ऑफिसर किया, सीबीआई ऑफिसर प्ले किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं टाइप कास्ट हो गया, क्योंकि हर आर्मी ऑफिसर एक जैसा नहीं होता। जी। जी। तो एक और बात ये हमेशा आती है, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि एक जब कलाकार अपनी यात्रा शुरू करता है तो वो नाम उसका होता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है, फिर पैसे भी आ जाते हैं। तो क्या एक कलाकार के जीवन में कभी ये लगता है कि अब एक सैचुरेशन का पॉइंट आता है क्या कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल आता है। आई मीन, एक एक्टर के लाइफ में, एन एक्टर्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, क्योंकि जैसा आपने पहले कहा था कि एक फ्लॉप देने के बाद फिर एक एक्टर को समझ में आती है बात कि हाँ, वो कितने पानी में है, और एक बार वो स्थिति आ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड दैट एक्टर इज एक्सट्रीमली इनसिक्योर whomever you speak to. हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, हम कोई
चीज छुपाते नहीं है। एक एक्टर्स लाइफ इज वेरी वेरी इनसिक्योर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। जी, कंपटीशन इतना है कि अगर मैं नहीं करता तो कोई और कर लेगा। कोई और कर लेगा। तो वो कहता है, मैं कहता हूँ कि मैं 10 रुपए में करूंगा, वो कहता है कि मैं 8 रुपए में कर लूंगा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं 7 रुपए में क्यों नहीं करूँ। इसलिए इनसिक्योरिटी इतनी हो जाती है, और जब काम नहीं मिलता है तब डिप्रेशन का दौर पड़ता है, और जब डिप्रेशन पड़ता है देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विथ योर लाइफ। जी। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनको काम पहले मिलता था, अब क्योंकि ओटीटी शुरू हो गया है, इतने एक्टर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ओटीटी आई थिंक हैज क्रिएटेड a lot more work not only for actors but also for technicians, जो पहले जिनको काम नहीं मिलता था जी। कौन why would anybody want to push a technician into a film when he doesn't know what his worth is? So it became very difficult. उस वजह से मुझे लगता है कि एक एक्टर की लाइफ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। आप जितना कर सकते हैं उतने में प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं आपको कल काम मिले ना मिले। आई डोंट नो, मुझे कल काम नहीं मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आपका रवैया कैसा है एज एन एक्टर। जी। आपका जो आप सेट पे जाते हैं तो आपका रवैया कैसा होगा, आपके टेंट्रम्स हैं कि नहीं हैं, आप मतलब बेकार में चीजें मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी। वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल आपको रखना पड़ेगा। एक एटिकेट होता है, एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, एक कमिटमेंट होता है लाइफ में। और जब आप कमिटमेंट करते हैं अपने आप से या किसी प्रोडक्शन हाउस से, तब आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपने कमिटमेंट किया है, उसके लिए आपको एक फोकस करना पड़ेगा। और फोकस के साथ आता है डिसिप्लिन। अगर आप पे वक्त में नहीं पहुंचेंगे तो खैर लोग तो आपको ताने देंगे कि आप सेट पे रोज 11 बजे आते हैं, 9 बजे के टाइम पे, तो फिर आपको निकाल देंगे उस शो से। जी, ऑफ कोर्स। क्योंकि उनको नहीं जमता है, वो बिल्कुल नहीं परवड़ता है उनको। जी। वो थोड़ी सी दिक्कत उसमें हो जाती है। नहीं, हम समझते हैं। और अभी आपने ओटीटी की बात की, तो ओटीटी बेहद पॉपुलर हो रही है आजकल, जैसा कि सभी लोग जान ही रहे, आपने कहा ही। और तो अभी आपने सिटी ऑफ ड्रीम्स में काम किया है, और मैंने एक चीज और नोटिस की कि ओटीटी में बहुत नए नए प्रयोग हो रहे हैं और बहुत सफल रहे हैं। जैसे एक तरफ आप गुल्लक जैसे सब्जेक्ट अगर है, फिर रॉकेट बॉयज है, साथ में सिटी ऑफ ड्रीम भी है। उस सब्जेक्ट को बड़ी गहराई से कहते हैं ओटीटी में, मुझे ऐसे लगता है। और जैसे और किसी विधा में शायद हम उतनी गहराई से अपनी बात नहीं कह पाते। क्या एक कलाकार के तौर पर आप ये महसूस करते हैं कि ओटीटी आपको मतलब आपको ही नहीं, किसी भी कलाकार को एक कलाकार के रूप में ज्यादा स्थापित करती है? हाँ, आजकल के जमाने में तो आप इसलिए इजीली कह सकती हैं कि एक एक्टर की जिंदगी ओटीटी से स्थापित होती है। और एक अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं। और जितने भी एक्टर्स आज ओटीटी पे हैं, पहले कहाँ थे वो एक्टर्स? जी, सुनाई नहीं देते थे, मतलब उनके नाम भी नहीं सुनाई देते थे, हमको पता भी नहीं था कि ऐसे एक्टर्स हैं। जमतारा जैसा शो आया, किसको पता था कि जमतारा एक जगह है भारत में। एक ऐसा शो आया, मैंने मतलब ऐसे शोज बहुत कम देखे हैं, किसी ने देखे भी नहीं थे इंडिया में। बहुत सारे शोज ऐसे हैं, कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। कुछ ऐसे शोज हैं जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, वो अलग जी। वो एक है, हॉलीवुड में भी एक है कि अबव द एज ऑफ 18 ओनली कैन व्यू दीज शोज। तो इंडिया में भी वैसा है, मिर्जापुर है, या फिर शी है, जमतारा है, जहाँ
थोड़ी बहुत फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, सेक्स एंड वायलेंस भी है। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैंने एक्टर्स मतलब टेक्नीशियंस कितने हो गए, आप कैमरामैन देख लीजिए, आप असिस्टेंट्स देख लीजिए, जो फर्स्ट एडी है, थर्ड एडी है, आजकल उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप उनको बुलाएं कि यार मेरा फलाना फलाना शो है, उसमें आके एडी का काम करोगे, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं 2-3 शो कर रहा हूँ साथ में। तो एक बहुत अच्छी बात है कि OTT has opened the floodgates in India for talent which was not seen before, and today the kind of talent India has is unbelievable. जी। तो जैसे कि आपका क्या अनुभव रहा, जो आपने इतनी अच्छे OTTs किए हैं, तो आपको कैसा, मतलब? मुझे बहुत अच्छा लगता है OTTs करना। और अभी खैर क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया OTTs में, तो बजट्स थोड़े कम हो गए, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो ऐसे टेलीविजन जैसे कुछ ऐसे शोज हैं जो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बजट्स नहीं है और उनको उतना टाइम दिया जाता है करने के लिए। लेकिन मेरा पहला वेब शो था परमानेंट रूममेट्स, जो 7 या 8 साल पहले आया था। उसके बाद हमने 2 सीजन किए, फर्स्ट एंड सेकंड सीजन। फिर 7 साल तक किसी का कोई जिक्र नहीं था कि हम परमानेंट रूममेट्स करेंगे। अब जाके हमने 3rd सीजन खत्म किया है और बहुत ही जल्द वो 3rd सीजन आएगा। तो आप देख लीजिए कि एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। जी। It is just not the actors. I think it is the directors also, because no director will be given 20 crores in his hand and said, okay, now you make a film. But somebody will give a production house that much money to hire a director who will do the work for the production house and give that show to that production house. जी। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए OTT अच्छा है या नहीं? नहीं, अभी तो खैर अभी तो सिर्फ OTT ही है। थिएट्रिकल रिलीज तो बहुत कम हो रही हैं आजकल, और अगर हो रही हैं तो फिर वो तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर, जैसे शाहरुख की फिल्म हुई थी या सलमान खान की फिल्म हुई है या बच्चन साहब की, तो अक्षय कुमार की भी फिल्म होती हैं। लेकिन लोग, मुझे ऐसा लगता है, लोग ज्यादातर घर में बैठ के 1000 रुपए में आपको जितनी फिल्में देखनी है देख लीजिए। जी। एक नहीं 10 बार देख लीजिए, 10 लोगों के साथ देख लीजिए, आपको अकेले देखने अकेले देख लीजिए। लेकिन थिएटर में जाना, एक तो कोविड की वजह से लोग थोड़े से कतराते थे कि नहीं अभी थिएटर में जाना मुमकिन नहीं है, और फिर पैसे खर्च करके एक घटिया फिल्म देखें, उससे अच्छा है कि घर में बैठो, एक 10 मिनट वो फिल्म देखी, अच्छी नहीं लगी, बंद करके दूसरी फिल्म देखनी शुरू हो। जी, ये तो है। तो मुझे लगता है कि OTT has really, given a stiff competition to theatrical releases. Theatrical releases होंगी अगर बहुत ही बड़ी फिल्म हो, क्योंकि OTT cannot handle those kind of films. जी। तो I think those films will come. आमिर खान की फिल्म तो आएगी। जी। आपने आमिर खान जी का नाम लिया, तो उनके साथ आपकी दंगल भी थी, फना भी थी। तो कहते हैं लोग कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, आप क्या कहेंगे? आपने कुछ महसूस किया ऐसा, कुछ ऐसी कोई घटना हो जो आप बताना चाहें? मैंने फना में उनके साथ, खैर उनके साथ तो कोई सीन था नहीं, लेकिन जी। दंगल में 2 दिन का काम था उनके साथ। तो वो एक ऐसे शख्स हैं जो परफेक्शनिस्ट, तो खैर बहुत ही मतलब अंडरस्टेटमेंट वाला शब्द होगा उनके लिए। वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मतलब मैंने ऐसा आज तक ऐसा कोई एक्टर देखा नहीं है जो इतना मतलब हद, उन्होंने परफेक्शनिस्ट की हद पार कर दी थी। और दंगल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उनको हरियाणवी बोलनी थी जी, और थोड़े
जब आप बोलते हैं तब आसान नहीं है। मतलब आप ये कह सकते कि शिशिर कल हरियाणवी की पिक्चर है, आप कर दो, मैं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हर सीन वो करीब 100 या 150 बार करते थे, to bring that perfection to not only the emotion but also to the dialect, the way you speak it. You have to speak it the way a Haryanvi would speak that language. और फिर उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो था, उन्होंने इतना वेट पुट ऑन किया फिर घटाया। तो एक एक्टर जो समझता है कि हाँ मैं परफेक्शनिस्ट हूँ और मैं ऐसे ही काम करूंगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब he was par excellent, absolutely. I cannot talk about any other person that I have come across who's as a perfectionist as क्या बात है, वाह। तो उनकी सराउंडिंग्स वालों को भी, जो उनके आसपास होते हैं, जो उनके साथ काम करते होंगे, तो उनको भी तो उतनी ही बार वो चीज रिहर्स करनी पड़ती होगी या प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। जी बिल्कुल। मैंने दो सीन किए या 3 सीन किए आमिर खान के साथ, और बहुत सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी मेरे लिए भी और आमिर खान के लिए भी, क्योंकि एक तो लैंग्वेज, ऊपर से आपको इमोशन भी दिखाना है। जी। और एक एक्टर के साथ रिहर्स करना बहुत ही अलग बात होती है कि जब आप घर में रिहर्स करते हैं और एक्टर के साथ सेट पर रिहर्स करते हैं, दो बहुत ही अलग अलग चीज। आपने कहा आप घर में भी रिहर्स करते हैं, तो घर में आपकी मदद कौन करता है रिहर्स करने में? अगर मैं चाहूँ तो मेरी वाइफ, क्योंकि हमने काफी थिएटर किया है साथ में। जी जी। वो थिएटर भी किया करती थी, फिर बैक स्टेज उन्होंने बहुत काम किया, प्रोडक्शन में बहुत काम किया। तो वो मेरी जब भी मुझे मदद चाहिए मैं उनकी मदद ले लेता हूँ। कभी कभी मैं ऐसा भी कर लेता हूँ कि जो आगे की सामने वाले की जो लाइंस हैं वो भी मैं याद कर लेता हूँ, और मेरी लाइंस भी याद कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि उसकी लाइन कब खत्म होती है और मेरी लाइन कब शुरू होती है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एक एक्टर के लिए, कि सामने वाले की क्या लाइंस हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्या ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। आपकी शॉर्ट फिल्में मैंने कुछ देखी, बहुत अच्छी थी, जिसमें से एक छोटी सी गुजारिश, मतलब आप यकीन कीजिए पिक्चर की इतनी छोटी सी है, लेकिन मैं उसको इतना देख के इतना रोई थी बहुत। उसमें एक आपका सीन था जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद था। आप वो जो ग्लास में जब उसको पानी देते हैं लास्ट में पीने के लिए, जब बोलती तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, उसने पहले बोला, उस समय आप जो कैमरा आपके चेहरे पे था और आप जो रोए थे, मतलब पाषाण हृदय भी पिघल जाए, वो वैसा था। तो वो मैं जानना चाहूंगी, उस छोटी सी गुजारिश उस शॉर्ट फिल्म के बारे में थोड़ा आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। छोटी सी गुजारिश मेरे लाइफ की एक बहुत ही क्या मैं कहूँ, मेरे हृदय के बहुत क्लोज है वो फिल्म, क्योंकि मैं प्रज्ञेश सिंह को नहीं जानता था। उन्होंने फेसबुक पे मेरा नाम देखा, मुझे एक मैसेज भेजा कि मेरी एक स्क्रिप्ट है, क्या पढ़ना चाहेंगे? मैंने कहा जरूर पढ़ूंगा, क्यों नहीं। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरी क्या हालत हुई। अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोई वाइफ जो प्ले करेंगी कोई सजेस्ट कर सकते हैं क्या? मेरे लिप्स पे सिर्फ 2 ही या 3 नाम आते हैं हमेशा, और उसमें से एक नाम था स्मिता जयकर। मैंने स्मिता जयकर का नाम दिया, नंबर दिया, उन्होंने स्मिता को फोन किया, वहां से हमारी गाड़ी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आप लखनऊ आ सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने टिकट भेजे, हम लखनऊ पहुंचे, उन्होंने नरेशन दिया, स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर डिसाइड किया कि कब शूट करनी है वो फिल्म।
में हमने शूट की वो फिल्म, लखनऊ में। और सिर्फ जब मैं गंगा में, गैंजेस में जाता हूँ, डुबकी मारता हूँ, वो हमने शूट की थी कानपुर में बिठूर घाट पे अच्छा। हमने शूट, जी वो सीन हमने वहां शूट किया था। जी। बाकी जितने भी सीन्स थे हमने प्रगेश जी के घर पे शूट किए। अच्छा। वो एक ऐसी फिल्म थी कि जो भी हम करना चाह रहे थे वो खुद ब खुद, मैं और स्मिता का जो गिव एंड टेक था, क्योंकि हमने पहले काम किया था और मैं जी स्मिता को जानता था, जी। तो एक एक्टर और दो एक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी सी और आसान हो इजी जाती। हो, जी जी। सहूलियतें और भी आसान हो जाती हैं। वो आपको गिव एंड टेक वाला जो फील होता है वो आने लगता है। और ऐसे ही मैंने और स्मिता ने काफी रिहर्सल्स करने के बाद हम फिर बहुत कंफर्टेबल हो गए। और फिर वो फिल्म करते गए और फिर प्रगेश ने कहा कि आपको वो ग्लास स्मिता के हाथ में देना है और बहुत रोना है। मेरे लिए फिल्म या टेलीविजन या कैमरा के सामने रोना आसान है। अच्छा। मेरे टीयर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। आप इमोशनल। जी। तो मेरे लिए वो आसान था, लेकिन फिर भी फेक नहीं लगना था। यही यही बात। जी जी। तो प्रगेश ने कहा कि, मैंने कहा प्रगेश को कि मैं सिर्फ एक ही टेक दूंगा, दोबारा नहीं दूंगा। और स्मिता ने प्रगेश को कहा, प्रगेश जस्ट लीव हिम अलोन, let him be for 5 minutes and he will come and give you the best that he can. मैं उस रूम से चला गया, अच्छा। के बैठ गया 5 मिनट के लिए। फिर मैंने कहा प्रगेश को कि मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और कोई भी अगर बात करे तो मैं ये शॉट दूंगा नहीं। तो प्रगेश ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट के बाद आप आइएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, स्मिता जी उस रूम में हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि ग्लास टेबल पे रखा हुआ है, वो दवाई आपको ग्लास में डालनी है और ग्लास में डालने के बाद आपको उस रूम में आना है, स्मिता जी को देखना है और वो ग्लास आपको उनके हाथ में देना है। जी। वो एक ऐसा शॉट था। अब मैं उसको अगर हाइंडसाइट में देखूं तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मैंने वो शॉट कैसे कर लिया। Because वही it बहुत सुंदर। such an बहुत emotional सुंदर। shot too, and I couldn't stop crying after that. ओह। So Smita just took me in her arms and said, "You cry as much as you like. There's no problem." ओह। मैंने फिर उन्होंने, स्मिता ने सबको कहा कि just leave him alone. He has to cry. गाय। Those kind of emotions come to you only. I'm not saying this is method acting, but these are certain moments that come to you in your life when you remember something in your life and you wanted to bring it onto film, onto जी celluloid. जी जी। तो बहुत ऐसी चीजें हुई हैं लाइफ में जहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं when I think about them I feel very sad, and that scene just turned out to be, and that film turned out to be one of the best works I have done as an actor. Short हो, वही long, वही मैं बोल रही हूँ। वो लग ही नहीं रहा था कि वो आप ऐसे जैसे अंदर से ऐसे रोना आया, वैसा वो इमोशन, मतलब वो आया। और मतलब मैंने कहा कि कोई भी पाषाण हृदय, जो पत्थर हृदय होगा, वो भी पिघल जाएगा, सिर्फ आपका चेहरा उस समय जो था। बहुत खूबसूरत। ऐसे आपके Yeah. बहुत से किरदार हैं जो शायद पिक्चर में
थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन वो एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं देखने वाले के जीवन में। तो जब आपके पास तो खैर बहुत ही ज्यादा काम रहता है, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, लेकिन जब भी आपके पास थोड़ा सा भी फुर्सत का पल होता है, तो मैंने पढ़ा था कहीं कि आप संगीत सुनना बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं और कौन सा संगीत सुनना पसंद करते हैं? खैर, जब मेरी बेटियां थीं मेरे पास तो हम वक्त बिताते थे एक दूसरे के साथ। अब क्योंकि बेटियां चली गई हैं, उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, दोनों दुबई में हैं, तो मैं और मेरी बीवी जो मेरे साथ अब 45 इयर्स हो गए हमारी शादी को। जी। लेकिन इस दौरान हमारे पास एक हमारी हाउस हेल्प है जिनका नाम जी। है अंजना, जी। जो 26 साल पहले हमारे घर में आई थी काम करने, जी। खाना बनाना। जी। अब नाउ शी हैज बिकम अ फैमिली मेंबर। जी। और उसकी एक बेटी है जी। जो 13 साल की है, हमारे घर में पैदा हुई थी। जी। उसको हमने अनऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ है। क्या बात है जी। तो वो हमारी एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर, उसके साथ वो हमारी जान है। घर पे आते हैं तो वो अगर घर पे रहती है तो उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया आजकल स्कूलों में कि होमवर्क देते हैं, फिर ट्यूशंस भी होती हैं, फिर ये भी करना होता है, फिर प्रोजेक्ट भी करना होता है। सो वी ट्राई टू डिवाइड आवर टाइम बिटवीन आवरसेल्व्स एंड आल्सो इन्वॉल्व हर इन व्हाटएवर लिटिल वी आर डूइंग एट होम। उसके साथ बातें करते हैं, लंच हम सब साथ में करते हैं। जब मैं घर पे होता हूँ हम चारों बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। सो हमारी लाइफ ऐसे गुजर जाती है। हम थिएटर करते हैं, थिएटर देखते हैं, प्लेस देखते हैं, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ अच्छा लगा तो साथ में देख लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो मैं अब देख लेता हूँ जो वो यहाँ घर पे नहीं देख पाती हैं, या मैं कहता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये देख लो, तो वो फिर घर में वो देख लेती हैं। तो हमारा समय अच्छा बीत जाता है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट हर इन आवर लाइफ एंड द टू गर्ल्स आर वेरी वेल सेटल्ड। उनके दो बच्चे हैं और सब दुबई में हैं, तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। दुबई अब आजकल जाना 2.5 घंटे का सफर है, भारत से पास है। बहुत पास है। कोई ऐसी चीज कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको, चाहे आपके गुरु ने दिया हो थिएटर के समय, आपको फिल्मों से मिला हो, या आपको ओटीटी से या टीवी सीरियल से, कोई ऐसा 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपको बहुत याद हो और बहुत अच्छा लगा? दुबे जी जब जिंदा थे तब उन्होंने बहुत कम कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे लोगों को। वो नसीर साहब को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे, ना ही पुरी साहब। लेकिन एक प्ले करने के बाद, इंशाल्लाह उनके साथ करने के बाद, उन्होंने कहा था मुझे, और मैं हमेशा वो याद रखूंगा, उन्होंने कहा था, शो अच्छा किया तुमने शशि। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे और कॉम्प्लीमेंट्स देना तो बहुत दूर की बात, लेकिन जब देते थे यू हैड टू टेक देम ऑन फेस वैल्यू, यू हैड टू टेक देयर हिज वर्ड फॉर इट। खैर, रही फिल्मों की बात, तो राजी जब रिलीज हुई तब लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत सराहा। पेपरों में बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी मेरे बारे में। So I think I am very happy, and this is probably the best phase of my life that I am enjoying post Razi, and I have done some good work. I have done some meaningful work, and I will keep doing some good work and meaningful work as long as people come to me and say, yes, we want you to do this. आपने अपना मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक संदेश कोई देना चाहें हमारे सुनने वालों को, हमारे पढ़ने वालों को, जो आपको आज अभी देख रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज है एज ए कलाकार और एज ए ह्यूमन बीइंग आप कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा रचना जी कि आप जो भी काम करें, चाहे वो एक्टर हो, any walk of life, any walk of life,
जो भी काम करें शिद्दत से करें जी मेहनत से करें जी लगन से एक जी डिसिप्लिन तौर से करें जी हर काम में एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है एक कमिटमेंट होता है एक फोकस नाम की चीज होती है इफ यू वांट टू क्लाइंब द लैडर you need to focus on what you are doing. जी As far as an actor is concerned, I would say do not flirt with acting. अगर आप करना चाहते हैं तो मेहनत से करिए शिद्दत से करिए do it committedly. Otherwise, don't do it. Don't flirt with acting. If you want to do acting, do it committedly. मैं हर एक्टर को कहता हूं अगर आपको आगे want to pursue acting as a career, then I think 5 to 7 years of intensive theatre must be done by the actor. अच्छा Because you learn the basics, the nuances will come by themselves, but you learn the basics. You learn to be disciplined in life. आपको discipline होना बहुत जरूरी है. Not only as an actor, but even if you're working at an MNC, to be there on time. You cannot say कि ठीक है और 9 बजे का है मैं 10 बजे पहुंचूंगा ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती ना they will throw you out of the company of course जी 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 you have to climb the ladder you have to climb it with that focus and that commitment in you so जो भी आप करें शिद्दत से कीजिए and I don't think you can fail because if you do something which is where you're conscious of the fact that you're doing it with a lot of love and affection, I don't think you can go wrong. नहीं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी बहुत 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 आनंद आया आपके साथ बात करके और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ बातें करते रहेंगे धन्यवाद जी